exactly, but rain would occur somewhere between 4 p.m. and 7 p.m. If it occurs above 7 or beyond 7, I cannot leave my workplace and go home, because we generally leave around 6 or 7. So I cannot leave 7. I cannot go home, and then that rain would be very disastrous for me. But if it occurs between 4 and 7, oh, it's so good for us. We can take classes. Atmosphere will be total. So that confidence interval, that what is the interval that the data set, it could be 75 to 40, 75 to 97. This is the interval, and how much confident I am? I'm 95% confident that the characteristic of the population is within this range. So these two things are very important for inferential statistics, and one of the very important tests is the t-test. t-test जो होता है ना, वो मीन का टेस्ट होता है. मीन कंपेयर करते हैं हम लोग जो एवरेज होते हैं ना, जो डेटा सेट में 1 सैंपल टी टेस्ट है, 2 सैंपल टी टेस्ट भी होता है. तो 1 सैंपल टी टेस्ट में हम लोगों ने सोचे कोई we came across a text which gives us a value, हमें वैल्यू मिलता है. So we compare that value to the sample or the data set which we have procured. कि हमें पर्टिकुलर बुक में दिया गया है कि ये जो पर्टिकुलर इवेंट होता है, ये पर्टिकुलर ऑकरेंस है, उसकी वैल्यू एवरेज में ये होती है. तो चलो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, देखते हैं जो हमारा मीन है, सैंपल का जो मीन है और पॉपुलेशन का जो मीन है जो हमें किताब से मिली है, वो कितना करीब है, हाउ इक्विवेलेंट, इट इज क्लोजर और नॉट. तो हमें इसमें एक होता है null hypothesis and alternative hypothesis. I'm not going into the details. Null hypothesis is the hypothesis which we tend to reject, and the alternative hypothesis is the hypothesis which we tend to accept for our case. तो इस t-test में क्या होता है? The sample mean is significantly same as the population. t-test में हम कहते हैं कि हमारा जो सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन के जो मीन है उसके करीब, significantly same नहीं होता है, it is significantly equivalent, but we consider it as significantly same. अगर significantly same नहीं हुआ तो फिर हमें तो hypothesis reject करनी पड़ेगी. तो हम जो reject करेंगे that becomes our alternative hypothesis. Not going to details of critical value and the calculated value. This is one our example. एक रिसर्चर करता है, एक नदी के पास जाता है, देखता है कि जो पॉल्यूटेंट है, जो गंदगी है, वो उस नदी में या किसी भी नदी में अलाउएबल लिमिट जो है वो 4.2 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए. उसके ऊपर हो जाएगा तो इट इज वेरी पोल्यूटेड रिवर, और उसका संस्कार या उसको कंजर्व करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकेंगे. बट इफ इट इज बिलो 4.2 और 4.2 इट इज अलाउड. सो वो क्या करता है, उस नदी से ही कलेक्ट 17 सैंपल्स, और वो 17 सैंपल्स में उसका जो एवरेज है वो आता है 6.4 मिलीग्राम पर लीटर, और स्टैंडर्ड डेविएशन कम्स एज 4. अब वो जानना चाहता है कि ये जो पॉपुलेशन का मीन है, मतलब जो अलाउडेबल लिमिट है 4.2 और जो 6.4 जो मुझे मिला है, हाउ क्लोजर इट इज. अगर मैं कहूँ 95% कॉन्फिडेंस के साथ, 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 0.05 level of significance means 0.05 is 5. Actually, 1 equivalence is equal to 100. So if 1 is equal to 100, 0.5 is 50, 0.05 is 5. So if your level of significance is 5, then it means that you are allowed to make mistake for 5% of the cases. But for the 95% of the cases, your result should hold ground. 95 केसेस में तुम जो बोल रहे हो वो सही होना चाहिए, 5 केसेस में गलत हो भी तो चले. ठीक है, तो ये हमें एक सिनेरियो मिल रहा है. तो इसको हमें कैसे करना है, आई विल कम टू दैट, इसको कैसे करना है. तो ये हमारा अगर इस तरह का डेटा सेट है, हमें एवरेज कंपेयर करना है, तो हम टी टेस्ट को 1 सैंपल कर सकते हैं. देन कम्स काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट. देखिए, ये टेस्ट हम कब करते हैं, जब हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा रहता है. When we have a categorical data, हमें देखना है कि भैया ये स्टूडेंट्स जो हैं वो टी शर्ट, सलवार,
शर्ट पहन के आए हुए हैं। तो हमें किसी ने कहा कि भैया देखिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हमने रिसर्च किया, हमें अपना प्रोडक्ट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के लिए हम बनाते हैं, काफ़ी चीप बनाते हैं। तो हमने देखा कि हमारा सर्वे 30% बच्चे टी शर्ट पहन के आते हैं, 40% स्टूडेंट्स जो शर्ट पहन के आते हैं, और 30% हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो सलवार सूट पहन के आते हैं। तो हमें मार्केटिंग कैसे करनी, तो हम यूनिवर्सिटी सोचते हैं कि लेट अस कंपेयर व्हाट दे हैव सेड, लेट अस डू आवर ओन सैंपल सर्वे। हम जाते हैं कई सिलेक्टेड सैंपल जाके पूछते हैं, तो हमारा जो वैल्यू है वो आता है 35% एंड 30%। तो अब आप ये कह सकते हैं सर तो ये तो एक हुआ नहीं, ये तो पहले ही डिफरेंट है। नो, you cannot conclude this statistically. It has to be said, it has to be shown in statistical term. इसके लिए हम करते हैं chi-square test for goodness of fit, but we also do it for finding relationship। जब दो कैटेगरीज हैं, समझ लीजिए हमारे पास हमारे सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मेल फीमेल, और हमारे पास हमने कहा कि चलो हमारे स्टूडेंट ब्राइट कलर कोट पहन के आते हैं, नॉन ब्राइट कलर कोट पहन के आते हैं, और इज देयर डिफरेंस, और वी थिंक दैट आवर फीमेल स्टूडेंट्स वेयर मोर ब्राइटर क्लोथ्स देन द मेल स्टूडेंट्स। तो लेट अस सी, हम लोग एक दिन बातें करते हैं, लेट अस सी दैट वेदर इट होल्ड्स ग्राउंड और नॉट। तो हम क्या कर सकते हैं, वी डू chi-square टेस्ट फॉर रिलेशनशिप। बट व्हेन यू परफॉर्म chi-square देयर इज अ कंडीशन। क्या होता है, हम ये आप देखेंगे यहाँ पे हम ये O minus E whole square divided by E करते हैं, that is observed minus expected whole square divided by expected. If it is my observed value, what should be my estimated value or expected value divided by the expected value. If this expected value in the case of relationship comes below 5, एक सेल में एक वैल्यू कोई 5 के नीचे आती है, in such circumstance you are not supposed to go ahead with the chi-square test. In such case it is essential that you go with the Fisher's exact test. Fisher's exact test. Then comes the analysis of variance. Analysis of variance is a modified form of t-test. t-test में क्या होती है, t-test में टू सैंपल t-test में आपके पास दो कैटेगरीज होते हैं। हाँ, मतलब आपके जो वेरिएबल्स हैं वो एक मिनट दिख रहा है इसके, when you have two categories, t-test, two sample t-test और one category, तो उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो कैटेगरीज हैं वो दो या दो से ज्यादा हैं, तब हमें करना पड़ता है एनोवा। एग्जाम्पल दूं, हमारे बच्चे आते हैं हर साल यूनिवर्सिटीज में कि हम वी बेसिकली ऑफर टू टाइप्स ऑफ थ्री स्पेशलाइजेशन, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। अब ये बच्चे जो नए सेमेस्टर में आ रहे हैं वो क्या करते हैं, वो दे जनरली आस्क देयर सीनियर their dadas and didis that if I take this as my specialization, would I able to get good marks? अब मैं कौन सा स्पेशलाइजेशन जिससे कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए हमारे जो स्पेशलाइजेशन है वो तीन हैं, अर्बन, पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट, और इनके डिजर्टेशन मार्क्स हैं लास्ट ईयर। तो मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ कि अपनी निकाल दो बेटा कि कौन से डिजर्टेशन में तुमको कौन से स्पेशलाइजेशन में सबसे ज्यादा मार्क्स मिली हैं और तुमको वो लेना है, और ये स्पेशलाइजेशन वाइज मार्क्स डिफर करता है भी कि नहीं। तो हमारे पास दो सेट ऑफ डेटा है, एक कैटेगरी जिसमें दो या दो से ज्यादा कैटेगरीज हैं, और एक हमारा रेशियो स्केल डेटा है जो मार्क्स है, सिंपल मार्क्स आउट ऑफ 50, somebody get 45, some 42, this is basically a ratio scale data। एनोवा में क्या होता है, एनोवा में you should have one category and one this ratio scale data. One this your independent one should be category, your dependent should be ratio. But in t-test, for t-test it t-test it need to be
all interval or ratio, and for chi-square you need to categorical data, male, female, जो हमने देखा जो nominal data set है. Now these things become very tedious when we do it manually. हमारे पास तो data sets जैसे अगर 100 data sets भी हैं, 100 samples भी, तो वो काफी difficult हो जाता है manually. But some say that we can do it in Excel as well, but Excel doesn't produces a very reliable or accurate result. So we basically focus on invested in two software. I won't say two, there are many. We have Stata, we have SAS, but सबसे ज़्यादा अगर यूज होता है that is IBM SPSS. And since IBM SPSS need to be purchased, उसको खरीदना पड़ता है IBM SPSS को, and it is very expensive. And it is very limited. You cannot include your own measure. आप statistician हो, आप geostatistician हो, आपको लगता है कि I am developing a method, I need to develop a method. If IBM SPSS doesn't have any chance. इसका alternative क्या है? We have this open source called R&R Studio. R&R Studio are two different things, but not soft. Basic software is the R. But whose interface is very bland, very boring. So what Art Studio does, Art Studio produces that environment, that interface where you can do. So let us look at how these softwares actually can help us overcome all the things once the survey has been done, data is collected, data is clean. We are sure that these tools need to be used. And once everything is at our desk, how to proceed. Let me go to SPSS first. This is the interface of SPSS, and we have a data set. Let us look at the data set. Let us look at the ANOVA first. Quite interesting. क्रॉस स्पेशलाइजेशन माने तीन जो स्पेशलाइजेशंस चल रहे हैं उसमें क्या वो डिफर करते हैं whether they differ across these specializations. The best tool to compare me is the ANOVA. So what we have to do basically is to open the data. Since it is in Excel format, we open the data set. And it asks us that this is the sheet. Excel में क्या होता है? Excel में कई सारे sheets होते हैं. जैसे यहाँ पे हो गया ना, you have sheet 1, you have sheet 2, you have sheet 2, you have sheet 3, all these things. So it identifies. You can also include, if your data is in sheet 2, you can say sheet 1 first. Second, read the variable names from the first row. हमारा जो वेरिएबल है वो आप जो एक्सेल का फर्स्ट रो है वहीं से आप उसे अज्यूम कर लीजिए, रीड कर लीजिए. दिस इज वेरी ऑब्वियस इन आवर केस बिकॉज जो हमारा पहला रो है रोल नंबर, स्पेशलाइजेशन, डिसर्टेशन मार्क्स. वी गॉट दिस डेटा इन द वेरिएबल व्यू. हमारे पास क्या हो गया, हम वेरिएबल्स को देख रहे हैं, स्पेशलाइजेशन, डिसर्टेशन मार्क्स. बट हियर यू नीड टू पुट इन द वैल्यूज, क्योंकि वैल्यू 1 क्या था, वी हैव ऑलरेडी कोडिफाइड 1, 2 and 3. So this value 1